हेलो एवरीवन, गेन योर ज्ञान में आप सबका स्वागत है। तो पिछले वीडियो में हमने चैप्टर 12 तक कर लिया था। हम क्लास 6 की एनसीईआरटी ऑब्जेक्टिव कर रहे हैं। इस बुक का नाम है एनसीईआरटी थ्रो आउट क्वेश्चंस, जो कि दृष्टि आईएएस की है। इस वीडियो में हम चैप्टर 13 से करेंगे और 16 तक लास्ट आज एंड कर देंगे। तो चलिए पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, चुंबकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, मैग्नेटाइट एक प्राकृतिक चुंबक है। कथन 2, चुंबक कुछ पदार्थों को आकर्षित करता है, ऐसे पदार्थों को चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। कथन 3, दो चुंबकों के समान ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, जबकि असमान ध्रुवों में परस्पर प्रति आकर्षण होता है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा ऐसे कथन सही है? ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी 1 और 2, ऑप्शन सी केवल 3, ऑप्शन डी 1, 2 और 3। तो इसका सही उत्तर होगा बी, यानी 1 और 2 दोनों। तो इसकी व्याख्या को हम देखेंगे कि इसकी व्याख्या क्या कह रही है। तो चलिए देखते हैं। कथन 1 व 2 दोनों सही है, परंतु कथन 3 गलत है। व्याख्या देखते हैं। मैग्नेटाइट एक प्राकृतिक चुंबक है। इसमें लोहा उपस्थित होता है। चुंबक लोहा, निकल, कोबाल्ट जैसे कुछ पदार्थों को आकर्षित करता है। ऐसे पदार्थों को चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। जो पदार्थ चुंबक से आकर्षित नहीं होते हैं वे अचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। प्रत्येक चुंबक के 2 ध्रुव होते हैं, उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव। स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर चुंबक सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में आकर रुकता है। दो चुंबकों के असमान ध्रुवों को एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, जबकि समान ध्रुवों में परस्पर प्रति आकर्षण होता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो नीचे सूची दी हुई है। सूची 1 में है चुंबकीय मैग्नेटाइट अचुंबकीय। सूची 2 में है मिट्टी, कोबाल्ट प्राकृतिक चुंबक, यूनान। अब हमें देखना है कि कौन किसका मेल खा रहा है। तो ऑप्शन देख लेते हैं डायरेक्ट हम लोग। तो उत्तर ए इसका सही होगा। उत्तर ए यानी कि ए का 2, बी का 4, सी का 3, डी का 1। चुंबकीय कोबाल्ट, मैग्नस, यूनान, मैग्नेटाइट प्राकृतिक चुंबक और अचुंबकीय यानी कि मिट्टी चुंबकीय थोड़ी होती है, मिट्टी में चुंबक नहीं होता। अब इसकी हम परिभाषा को देख लेते हैं। थोड़ा व्याख्या जो दी हुई उसको समझ लेते हैं। व्याख्या क्या कह रही है। माना जाता है कि प्राचीन यूनान में मैग्नस नामक गणितीय के द्वारा प्राकृतिक चुंबक की खोज की गई। संभवतः मैग्नस के नाम पर ही प्राकृतिक चुंबक का नाम मैग्नेटाइट रखा गया। इसमें थोड़ा धुंधला आ गया है, जो कि मैं पढ़ के बस बता दे रही हूँ। बाकी सारे क्वेश्चन सही हैं। थोड़ा 1 या 2 क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा धुंधला है, जो समझ में नहीं आ रहा। आप लोग को थोड़ा तकलीफ होती होगी पढ़ने में। देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रत्येक चुंबक के उत्तरी तथा दक्षिणी 2 ध्रुव होते हैं। चुंबक को गर्म करने, चोट करने तथा ऊंचाई से गिराने पर चुंबक अपना गुण खो देता है। कथन 3, स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर चुंबक सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में आकर रुकता है। कथन 4, कृत्रिम चुंबक एक ही आकार के बनाए जाते हैं। उपरोक्त कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं? ऑप्शन ए केवल 1 और 4, ऑप्शन बी 2 और 3, ऑप्शन सी 1, 2 और 3, ऑप्शन डी 1, 2, 3 और 4। इसका सही उत्तर होगा सी, 1, 2 और 3 जो है वो सही है। इसकी परिभाषा, इसकी हम व्याख्या को देखेंगे कि व्याख्या क्या कह रही है। प्रत्येक चुंबक के 2 ध्रुव उत्तरी और दक्षिणी होते हैं। चुंबक को गर्म करने, उस पर चोट करने तथा ऊंचाई से गिराने पर उसके चुंबकीय गुण को नष्ट हो जाते हैं। यदि किसी चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक लटकाया जाए तो सदैव उसका एक सिरा उत्तर की ओर, दूसरा सिरा दक्षिण की ओर आकर रुकता है। इसलिए इन्हें क्रमशः उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव कहा जाता है। कृत्रिम चुंबक को विभिन्न आकारों में बनाया जा सकता है। तो ये था 13। अब हम चैप्टर 14 देखेंगे, जो कि है जल। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। वाष्पन, वाष्पोत्सर्जन, संघनन। उपरोक्त में से किस या किन कारणों से बर्फयुक्त जल से भरे गिलास
की बाहरी सतह पर जल की छोटी बूंदें एकत्रित हो जाती हैं। आपने देखा होगा कि जो गिलास होती है, जब हम उसमें ठंडा पानी रखते हैं या फिर बर्फ़ वाला पानी रखते हैं, तो गिलास के बाहरी आप परत पर देखेंगे तो छोटे-छोटे बूंद की तरह एक परत जम जाती है या एक परत दिखाई देती है। वो ये क्वेश्चन इसी के बारे में बोल रहा है। तो हम देखेंगे इसमें कौन सा सही है। सॉरी, केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 3, 1, 2 और 3। सही है सी, केवल 3। जलवाष्प के द्वारा अवस्था में परिवर्तन होने की प्रक्रिया को संघनन कहते हैं। बर्फ युक्त जल से परे गिलास की बाहरी सतह पर जल की छोटी बूंदें संघनन के कारण एकत्र हो जाती हैं। वायु में जलवाष्प उपस्थित होते हैं। जब वायु किसी ठंडे पृष्ठ के संपर्क में आती है तो इसमें उपस्थित जलवाष्प ठंडा होकर संघनित हो जाता है तथा जल की बूंदें पृष्ठ पर दिखाई पड़ती हैं। वाष्पन और वाष्पोत्सर्जन दोनों में जल द्रव से वाष्प अवस्था में बदलता है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। जल चक्र के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। वायु में जल वाष्पन तथा संघनन के प्रक्रमों द्वारा प्रवेश करता है। जल को पृथ्वी के पृष्ठ पर पुनः वापस लाने में वाष्पोत्सर्जन प्रक्रम की महत्वपूर्ण भूमिका है। वायु में प्रविष्ट जल में बादल बनते हैं और वर्षा, ओले तथा हिम के रूप में जल पुनः धरती पर वापस आ जाते हैं। प्रयुक्त कथनों में से कौन से कथन सही हैं? केवल 1 और 2, केवल 2, केवल 3, 1 और 2, 1, 2 और 3। तो सही उत्तर है सी, केवल 3। अब देखेंगे हम व्याख्या। कथन 1 और 2 गलत है क्योंकि वायु में जल वाष्पन तथा वाष्पोत्सर्जन के प्रक्रमों द्वारा प्रवेश करता है। प्राकृतिक में जल चक्र के लिए वायु के जलवाष्प का उपस्थित होना जरूरी है, यानी कि अनिवार्य है। जल को पृथ्वी के पृष्ठ पर पुनः वापस लाने में संघनन प्रक्रम महत्वपूर्ण होता है, जबकि वाष्पोत्सर्जन से जल वायु में जाता है। वायु में प्रविष्ट जल जलवाष्प के रूप में होता है, जिससे बादल बनते हैं। यह जल वर्षा, ओले तथा हिम के रूप में पुनः धरती पर वापस आता है। अंतिम चरण में यह जल नदियों व झरनों से होता हुआ पुनः महासागरों में आ जाता है। इस प्रकार जल चक्र पूर्ण होता है। इसलिए पृथ्वी पर जल की कुल मात्रा समान ही रहती है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, वर्षा का जल एकत्र करने को वर्षा जल संग्रहण कहा जाता है। कथन 2, समुद्रों और महासागरों के जल में बहुत से लवण घुले होते हैं, जिससे जल खारा होता है तथा पीने योग्य नहीं होता। उपरोक्त कथनों में से कौन सा या से कथन सत्य नहीं है? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, इनमें से कोई नहीं। उत्तर होगा डी, इनमें से कोई नहीं। दोनों कथन सही हैं। वर्षा के जल को एकत्र करना ही वर्षा जल संग्रहण कहलाता है। समुद्रों और महासागरों में लवण की उपस्थिति के कारण जल खारा होता है, इसलिए यह पीने योग्य नहीं होता। अब देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 4। उसके बाद हम आएंगे चैप्टर 15 पर। राइम ऑफ द एंशियंट मैरिनर कविता के रचयिता हैं एम.टी. कॉलरिज, एस.टी. कॉलरिज, टी.एम. कॉलरिज या टी.एस. कॉलरिज। सही उत्तर होगा बी, एस.टी. कॉलरिज। एस.टी. कॉलरिज द्वारा 1798 में लिखी गई कविता राइज ऑफ द एंशियंट मैरिनर। इस कविता में कवि ने महासागर में भटके किसी जहाज के नाविकों की करुण गाथा का उल्लेख किया है। इस कविता की एक पंक्ति है, हर जगह जल ही जल, पीने के लिए कोई बूंद नहीं। ये हमारा चैप्टर नंबर 14 कंप्लीट हो गया। अब हम देखेंगे चैप्टर नंबर 15, जो है हमारे चारों ओर वायु। वायु अनेक गैसों का मिश्रण है। इस मिश्रण के मुख्य अवयव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वायु में ऑक्सीजन और नाइट्रोजन मिलकर वायु का 99% भाग बनाते हैं। शेष 1% भाग में कार्बन डाइऑक्साइड, कुछ अन्य गैसें, जलवाष्प तथा धूल के कण होते हैं। उपरोक्त कथनों में से कौन से कथन सही है? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, ना तो 1 और ना ही 2। उत्तर सी, 1 और 2 दोनों। अब हम व्याख्या देखेंगे। वायु अनेक गैसों का मिश्रण है। इनमें मुख्यतः नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, थोड़ी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड तथा इससे भी कम मात्रा में अन्य गैसों का मिश्रण होता है। इस मिश्रण का लगभग 99% भाग ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से बनता है, जबकि शेष 1% में आर्गन 0.93%, कार्बन डाइऑक्साइड
0.04% कुछ अन्य गैसें जलवाष्प तथा धूल के कण होते हैं। इस मिश्रण से बनी वायु की जो परत पृथ्वी की ओर को घेरे हुए है उसे वायुमंडल कहते हैं। अब हम देखेंगे आगे का क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गतिशील वायु को पवन कहते हैं। कथन 2, वायु स्थान नहीं घेरती। कथन 3, वायु की वह परत जो पृथ्वी को घेरे हुए उसे वायुमंडल कहते हैं। वायु प्रत्येक स्थान पर मिलती इसे देख सकते हैं। उपरोक्त कथनों में से कौन से कथन सत्य नहीं है? ये क्या है? सत्य नहीं है, इस चीज़ पर ध्यान देना है। ऑप्शन ए केवल 1 और 2, ऑप्शन बी 1 और 4, ऑप्शन सी 1, 3 और 4, ऑप्शन डी 2 और 4। उत्तर होगा डी 2 और 4। गतिशील वायु को पवन कहते हैं। वायु स्थान घेरती तथा वायु प्रत्येक स्थान पर मिलती है लेकिन इसे देखा नहीं जा सकता। वायु की परत जो पृथ्वी को घेरे हुए है उसे ही वायुमंडल कहते हैं। तो हमारा 2 और जो 4 है वो गलत है। वायु स्थान नहीं घेरती, ये गलत है। वायु हर जगह है। दूसरा 4, वायु प्रत्येक स्थान पर मिलती इसे देख सकते हैं, तो नहीं, वायु को हम नहीं देख सकते, महसूस कर सकते हैं सिर्फ। अब देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 3। कथन 1, जलीय प्राणी श्वसन के लिए जल में घुली वायु का उपयोग करते हैं। कारण, वायु नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प तथा कुछ अन्य गैसों का मिश्रण है। ए और दो दोनों सही है, आर ए का सही स्पष्टीकरण है। बी, ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ए सही है परंतु आर गलत है। ए गलत है परंतु आर सही है। इसका सही उत्तर होगा बी, ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। जलीय प्राणी श्वसन के लिए जल में घुली वायु का उपयोग करते हैं। वायु में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प तथा कुछ अन्य गैसों का मिश्रण पाया जाता है। अब देखें क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित में से कौन सा वायु घटक जलने में सहायक होता है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड। इसका सही उत्तर होगा बी, ऑक्सीजन। जलने की क्रिया केवल ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही संभव है। प्राकृतिक में जल चक्र के लिए वायु में जलवाष्प की उपस्थिति होना अनिवार्य है। पादप में जंतु श्वसन प्रक्रिया में ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। हमारे आज का लास्ट चैप्टर है 16, कचरा संग्रहण एवं निपटान। उसका क्वेश्चन नंबर 1 है, वर्मी कंपोस्टिंग अथवा क्रीमी कंपोस्टिंग में लाल केचुए का प्रयोग होता है। इन लाल केचुओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, लाल केचुए के दांत नहीं होते, ये भोजन को गीजड़ की सहायता से पीसते हैं। कथन 2, अंडे के छिलके अथवा समुद्री शंख या सीपी का चूरा भोजन को पीसने में केचुओं की सहायता करता है। उपरोक्त कथनों में से कौन से कथन सही हैं? ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों, ऑप्शन डी ना तो 1 और ना ही 2। इसका सही उत्तर है सी, 1 और 2 दोनों। केचुए किसानों के मित्र कहे जाते हैं। लाल केचुए की सहायता से कंपोस्ट बनाने की इस विधि को वर्मी कंपोस्टिंग अथवा क्रीमी कंपोस्टिंग कहते हैं। लाल केचुए के दांत नहीं होते, इसमें एक विशेष संरचना होती है जिसे गिजट कहते हैं, जो भोजन को पीसने में इनकी सहायता करता है। अंडे के छिलके अथवा समुद्री शंख या सीपी का चूरा आहार के साथ मिलाने पर यह भोजन को पीसने में केचुए की सहायता करता है। लाल केचुए बहुत गर्म अथवा ठंडे वातावरण में जीवित नहीं रह सकते, इन्हें अपने आसपास नमी की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कागज का पुनः चक्रण संभव है तथा पुनः चक्रण से उपयोगी चीजें बनाई जा सकती हैं। कंपोस्टिंग द्वारा प्लास्टिक को कम हानिकारक पदार्थों में परिवर्तन करना संभव नहीं है। पौधे एवं जंतु अपशिष्टों को खाद में परिवर्तित किया जा सकता है। सभी प्रकार के प्लास्टिक गर्म करने पर अथवा जलाने पर हानिकारक गैस छोड़ते हैं। अब इसके हम देखेंगे ऑप्शन को कि उपरोक्त कथनों में से कौन से कथन सही हैं? ऑप्शन 1 और 2, ऑप्शन बी 1, 2 और 3, ऑप्शन सी 1, 3 और 4, ऑप्शन डी 1, 2, 3 और 4। इसका सही उत्तर होगा डी 1, 2, 3 और 4। अब इसकी व्याख्या देखेंगे। कागज का पुनः चक्रण संभवतः इससे उपयोगी चीजें बनाई जा सकती हैं। प्लास्टिक की कंपोस्टिंग नहीं की जा सकती, जबकि पौधे एवं जंतु अपशिष्टों की कंपोस्टिंग की जा सकती है। प्लास्टिक को गर्म करने या जलाने पर हानिकारक गैसें निकलती हैं। अब देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 3। ये क्वेश्चन नंबर 3 है और शायद ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। उसके बाद हमारा आज का चैप्टर 16 जो है वो कंप्लीट हो जाएगा और इसके बाद हमारा
जो क्लास 6 की एनसीईआरटी बायोलॉजी है ऑब्जेक्टिव वो भी कंप्लीट हो जाएगी। तो देख लेते हैं हमारा लास्ट जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्लास्टिक के दुरुपयोग को कौन से दुष्परिणाम हैं, प्लास्टिक के दुरुपयोग के कौन से दुष्परिणाम हैं, मतलब इसके क्या क्या जैसे होता है ना कि प्रोज एंड कॉन्स, तो इसका हमें वही चीज़ देखना है। तो पहले देखते हैं कथन एक, खाद्य पदार्थ का हानिकारक कैंसर का कारक होना, पशुओं की मृत्यु का कारण, शहरों में जल भराव एवं बाढ़। ऑप्शन ए 1 और 2, ऑप्शन बी 2 और 3, ऑप्शन सी 1 और 3, ऑप्शन डी 1, 2 और 3। इसका उत्तर है डी, सही उत्तर डी है, 1, 2 और 3। अब इसकी हम व्याख्या देख लेंगे। इसकी व्याख्या है, प्लास्टिक की थैलियों में पैक किए भोजन को खाना हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है। गंदगी के कारण सभी प्रकार के प्लास्टिक गर्म करने अथवा जलाने पर हानिकारक गैस छोड़ते हैं। ये गैस बहुत सी स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं, जिनमें मानव कैंसर भी सम्मिलित है, उत्पन्न करती हैं। प्लास्टिक थैलियों में पैक कूड़े को जानवर भोजन की लालच में थैली सहित निगल जाते हैं, जिससे उनकी मौत हो जाती है। प्लास्टिक की थैलियों से शहर के नाले व सीवर बंद हो जाते हैं और शहरों में बाढ़ एवं जल भराव का एक महत्वपूर्ण कारक बनता है। इसलिए हमें प्लास्टिक नहीं यूज़ करनी चाहिए। और आप ये कमेंट में ज़रूर बताना कि नो प्लास्टिक डे जो है वो कौन से दिन को या कौन सी डेट को मनाया जाता है। ठीक है, तो ये हमारा आज का लास्ट जो था चैप्टर था। अब हमारा क्लास 6 कंप्लीट हुआ एनसीईआरटी। अब नेक्स्ट वीडियो जो आएगा उसमें हम क्लास 7 का एनसीईआरटी देखेंगे, सारे चैप्टर्स करेंगे। हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, अपने दोस्तों में भी शेयर करें। थैंक यू, जय हिंद।